अगला क्वेश्चन आपका 83 और आज हमारा ईवीएस का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री शादी करता है। यानी कि पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है वो उस स्त्री शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना है। इन दोनों के मेल से जो नया बच्चा पैदा होगा, सबसे पहले वाला बच्चा, उसका जो समूह है वो ओ होना चाहिए। तो इसकी जो परसेंटेज है कितनी होगी? 25% होगी, 75% होगी, 50% होगी या 100% होगी? तो स्टूडेंट्स, एक पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना 50% होगी, क्योंकि माँ बाप के गुण जो होते हैं वो 50% बच्चे के अंदर आते हैं। अगर उसके पापा का ग्रुप ओ है तो बच्चे का ग्रुप होने की संभावना भी 50% होगी। नेक्स्ट है टूटता हुआ तारा, इसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। इन चारों में से उसके विषय में कौन सा ऑप्शन सही है? इसके विषय में टूटता हुआ तारा यानी कि उल्का पिंड। फर्स्ट है उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, बिल्कुल सही है कि टूटता तारा वो होता है जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, बिल्कुल सही पॉइंट आपका फर्स्ट वाला। या एक समान गति से चलने वाला तारा होता है, बिल्कुल गलत है कि जो टूटता तारा है वो एक समान गति से नहीं चलता। एक चमकता पिंड होता है जो वायुमंडल में भी एक समान गति से चलेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। एक तारा तो होता है, इसके सिरे पर एक पूंछ होती है। तो स्टूडेंट्स, उल्का तारा, टूटता तारा वो तारा होता है जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग को पकड़ लेता। तो इसलिए आपका चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? यानी कि इस चीज़ के उबलने में और उसका हवा में मिलने में वाष्पीकरण में क्या डिफरेंस होगा? कि क्वथन में द्रव का आयतन कम हो जाएगा और वाष्पीकरण में नहीं होगा। पहला पॉइंट है कि जब हम किसी चीज़ को उबालेंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा और वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत है। दूसरा, क्वथन में द्रव के वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, वाष्पीकरण में परिवर्तन देखा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाएगी और वाष्पीकरण से जल की अवस्था नहीं बदलती, ये भी गलत है। तो स्टूडेंट्स, उबलने में और वाष्पीकरण में जो मेन डिफरेंस है वो है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथन नहीं होता। जैसे हमने कोई भी जल है वो ऐसे ही बाहर रख दिया, बाल्टी में रख दिया, कटोरी में रख दिया, गिलास में रख दिया, तो किसी भी टेम्परेचर पर कम है ज़्यादा है तो वाष्पीकरण तो होगा ही होगा। इसलिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, कम और ज़्यादा पर भी, लेकिन क्वथन जो है वो कम टेम्परेचर पर नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर पर जो आकलन है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें से इन चारों में से क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में। देखो स्टूडेंट्स, जब भी बच्चे का आकलन करना है तो हमें उसकी पूरे साल की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है और उसकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उसके टेस्ट, उसका खेल कूद का मैदान में जो भी कुछ चल रहा है, वह सारी चीज़ें काउंट करके तब बच्चे का आकलन करना है, ना कि सिर्फ उसकी 6 महीने परीक्षा ले ली या वर्ष के अंत में परीक्षा ले ली उससे बच्चे का हम आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है ये कि भी 6 माही या 3 माही या मान लें वर्ष के अंत में परीक्षा लेके हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं, ये नहीं होगा। छोटे बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, कक्षा कार्य दे दिया जाए कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे, सिर्फ इस श्रेणी को आंकने के लिए ही उसका हर एक सप्ताह उसको होमवर्क भी दे दिया जाए और कक्षा में भी कार्य करवाए, ये भी बिल्कुल गलत है। या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उनके प्रगति पत्र में दर्ज करना कि बच्चे ने प्रत्येक सप्ताह कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं, कौन कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया है, उनकी प्रगति का एक रिकॉर्ड तैयार करना। ये भी नहीं होना चाहिए। जब भी बच्चे का आकलन करना है तो उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि लगातार और व्यापक तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और वो ऑब्जर्वेशन भी हमें बच्चों का पेरेंट्स के साथ मिलकर बांट कर करना चाहिए, ना कि अकेले। यानी जहाँ पर भी कॉन्टीन्यूअस और एवेल्यूशन होगा और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, यानी सतत और व्यापक होगा, वही आपका आंसर होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो आपका बेस्ट पॉइंट है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर किसी भी स्तर पर बच्चे का आकलन करना हो तो हम कैसे करेंगे? सतत और व्यापक
असरचना तरीके से बच्चे का अवलोकन करना है पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ये जो नींबू होता है, अगर हम उसको सिंपल पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, लेकिन नमकीन पानी में डालने से वो तैरता रहेगा, ऐसा क्यों है? देखो पहला पॉइंट है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। गलत है, ये नींबू का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होगा, डूब जाएगा वो। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होगा, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होगा। तो देखो स्टूडेंट, नींबू सिंपल पानी में डूबेगा और नमकीन पानी में तैरेगा, तो इसका सबसे बेस्ट पॉइंट आपका आंसर है नमकीन पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाएगा और नमकीन पानी में तैरता रहेगा। किसके कारण स्टूडेंट्स? घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल जो है आपको रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं, यानी कि पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में रख के और लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि इन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है कि उसको लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में रखकर बचाया जा सकता है? क्या तापमान पर भोजन का नमी घट जाती है? कि भी कम तापमान हो तो उसकी नमी भी क्या हो जाती है? कम हो। ऐसा नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को, ऐसा नहीं होता कि भी रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ अम्ल डाल दिया, हमें रसायन डाल दी, जिसके कारण वो रोगाणु ही नष्ट हो जाते हैं जो भोजन को खराब करते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर हम खाने के भोजन को कम टेम्परेचर पर रखें तो उसका जो टेम्परेचर है वो रोगाणु जो होते हैं उसको ख़राब करने वाले वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। देखो, अगर टेम्परेचर कब होगा तो जो खराब करने वाले रोगाणु होते हैं वो क्रिया नहीं कर पाएंगे। अगर क्रिया नहीं कर पाएंगे तो हमारा भोजन खराब नहीं होगा। तो पके हुए चावल को लंबे समय तक रेफ्रिजरेटर में रखकर बचाया जा सकता है अगर कम टेम्परेचर पर हम रोगाणुओं को निष्क्रिय कर दें, और रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, रोगाणु अपने आप निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से में मलेरिया की पहचान होती है? कि अगर किसी का रक्त की जांच करना हो तो इनमें से क्या जांच करें कि मलेरिया की पहचान हो जाए कि इस बच्चे को मलेरिया रोग है? लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। या रक्त में सत्याग्रत यकृत कोशिकाएं, ये भी नहीं है। या रक्त में मच्छर के लार्वे है, ये भी नहीं है। देखो, लाल रक्त कोशिकाओं में अगर मलेरिया परजीवी होगा, प्लाज्मोडियम मिलता है, तो रक्त की जांच के समय हम पहचान सकते हैं कि भी इसके अंदर मलेरिया रोग हुआ है। कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा आपका? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम मच्छर। लास्ट क्वेश्चन आज का, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? कि भी ईवीएस की कक्षा में हम कंसेप्ट को स्पष्ट करने के लिए किसी कहानी को सुनाए, किसी कविता को सुनाए, जिससे बच्चे को एक अच्छी प्रकार से वो चीज़ समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना, कि बच्चा किस भाषिक परिवेश से आया है, किस संस्कृति से आया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। या उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संग्रहित करना चाहिए, कि जो बच्चे हैं उनकी ऊर्जा को एक पॉइंट्स पर ही क्या करना चाहिए? कन्वर्जेंट कर देना चाहिए। या पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने के लिए हमें कहानी और कविताओं का प्रयोग करना चाहिए। या स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कहानी कविताओं को ईवीएस की बुक में शामिल करेंगे किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो बच्चा कहानी के द्वारा, कविता के द्वारा एक प्रकृति बनाएगा, उसके बारे में सोचेगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। बच्चा एक पॉइंट्स के बारे में अलग प्रकार से सोचेगा तो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होगा, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है स्टूडेंट्स जब आपका आंसर वन वर्ड हो, यानी कि बच्चे को ऊपर क्वेश्चन किया और उसने आंसर दे दिया, सिर्फ वन वर्ड आंसर होगा तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। डाइवर्जेंट में बच्चा डिफरेंट टाइप से सोचेगा, उसमें उसकी तर्क शक्ति का क्या होगा? विकास होगा। तो आपका इसका राइट ऑप्शन होगा स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने का और कल्पना शक्ति की योग्यता को विकास करने में मदद करेगी अगर हम कहानी और कविताओं को ईवीएस की बुक में शामिल करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसके 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2012 का पार्ट जो हमारा लेवल 1 है,
प्राथमिक कक्षाओं के लिए पेपर होता है उसके, और बाकी 2011 का हमने कंप्लीट पेपर करवाया हुआ अलग अलग वीडियोस के अंदर, बच्चे वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं।